ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 97 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं और बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाले हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल भारत में कोविड-19 टीकाकरण की जागरूकता को लेकर एक गीत जारी किया है। इसे सुप्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने गाया है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। से बचेगा देश, इसी संदेश के साथ शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। श्रोताओं, कोरोना की वर्तमान स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम पर चर्चा करने और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष, नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपके माध्यम से मैं देश के तमाम सुनने वालों को अपना नमस्कार ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ जो कार्यक्रम की शुरुआत में जो आपने गीत सुनाया कि टीके से बचेगा देश, इस संदेश के साथ साथ जो दो और महत्वपूर्ण बात थी, हम सबों की भागीदारी की और हम सबों की जिम्मेदारी की, तो उसकी जिम्मेदारी और उसकी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए हम सबों को इस महान पुण्य कार्य के लिए एक साथ जुटे रहना है, अपनी जिम्मेदारी और भागीदारी को सुनिश्चित किए रहना। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पंक्तियां आप सबों को कहना चाहूंगा। जी। कुछ देर और चलो, सफर अभी अधूरा है, हाथों में लिए हाथ चलो, सफर अभी अधूरा है। नदियां राह में आएं और सैलाब बन जाएं, समतल जमीन भी चाहे पहाड़ बन जाए। हौसला वही जो चुनौतियों से न घबराए, साहस वही जो मुसीबतों से भिड़ जाए। रुको नहीं, झुको नहीं, सफर अभी अधूरा है, हर हाल में बढ़ते चलो, सफर अभी अधूरा है। एक एक पल चाहे काटना हो मुश्किल, एक भी कदम भले बढ़ाना हो मुश्किल, कोशिश न छोड़, हो जाएगा सब हासिल, रुक जाने से भला किसे मिली है मंजिल। चाल न धीमी करो, सफर अभी अधूरा है, जोश से बढ़ते चलो, सफर अभी अधूरा है। एक भी जन न छूट जाए पुनीत पर्व में, आखिरी आदमी भी साथ रहे उत्कर्ष में। साथ साथ ही चमकते हैं सितारे अर्श में, हम भला क्यों किसी को छोड़ दें फर्श में। सब साथ साथ चलो, सफर अभी अधूरा है, हाथों में लिए हाथ चलो, सफर अभी अधूरा है। जी हाँ, हाथों में हाथ साथ लिए चलो, सफर अभी अधूरा है। और डॉक्टर पीयूष,
कोविड के केस में अगर हम बात करें तो ये बात बहुत ही प्रासंगिक है, और इसके बिना, क्योंकि भारत ने एक बड़ी जंग जिसे कहते हैं, आज देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है, और हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक इस जंग को हमने जीत लिया है, और वैक्सीनेशन इस जंग में एक बड़ा अस्त्र बनकर हमारे सामने आया है, और हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाले हैं। ऐसे में आपने जो संदेश दिया है लोगों को कि जन भागीदारी से एक जन आंदोलन आज बन गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, जैसा वैज्ञानिक सत्य भी है। कोविड से जीतने के लिए जो टीकाकरण है वो हम सबों के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि जैसे ही पूरे देश की जनसंख्या जो हम लोग 125-130 करोड़ के आसपास है, जब उन सबों में चाहे इन्फेक्शन की वजह से या वैक्सीनेशन की वजह से जैसे ही सभी लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, तो इस वैश्विक महामारी से हम सभी अपने आप को इम्यून कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये कि हम सबों के लिए बड़े गर्व की बात है कि बहुत ही कम समय में, रिकॉर्ड समय में विश्व के तमाम विकसित देशों के साथ साथ उन सबों से आगे बढ़ते हुए हमने इस टीके को खुद विकसित किया है, और ये टीका हमारे अपने वैज्ञानिकों के शोध और परिश्रम का नतीजा है। इसके लिए भी तमाम देश के वैज्ञानिक और चिकित्सकगण बधाई के पात्र हैं, और हम सबों के लिए गर्व और गौरव की बात है। लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की उस बात को भी साथ साथ कहना चाहूंगा कि जब तक कि हम इस पूरी जंग को जीत नहीं जाते हैं, तब तक हमें ढिलाई बिल्कुल नहीं करनी है। टीका लगाते समय और टीका लगाने के बाद भी हम सबों को जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि कोविड से संबंधित जितनी भी सावधानियां हैं, उसका पालन अभी कुछ समय तक और कड़ाई से करते रहने की आवश्यकता होगी। जी, और जैसा कि अगर हम वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं और 97 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, सबने इसमें अगर हम देखें तो एक बड़े अस्त्र के रूप में वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो कोविड की जंग में उभर कर आया है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक आंकड़े को अगर हम देखते हैं डॉक्टर पीयूष, तो 97 करोड़ एक ऐसा बड़ा आंकड़ा है कि इस तक पहुंचने के लिए, इस पूरी यात्रा पे अगर हम एक नजर डालें तो भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इतने इसके क्या मायने हैं कि जब हम कहते हैं कि हम 97 करोड़ या 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं? जी, जब कभी भी कोई नई बीमारी किसी भी नए पॉपुलेशन में आती है, तो वो पहले पैंडेमिक का रूप लेती है, और पैंडेमिक धीरे धीरे अपने एक पीक 2 पीक के बाद आकर के धीरे धीरे टेल आउट या फेज आउट होता है। ये तभी फेज आउट होता है जबकि कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाता है। जैसे हर दिन नए बच्चों का जन्म होता है, और जो कुछ नए पॉपुलेशन है जो अभी तक इससे बिल्कुल भी एक तरह से कहें कि अनटच थे, यानी उनका इन्फेक्शन, उनके अंदर इम्यूनिटी ऐसी चीज नहीं आ पाई थी, तो ये एक ढाल के रूप में काम करेगी, जिसे कहते हैं ना एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी नए लोगों के लिए भी, जो लोग कि इससे इन्फेक्टेड या इससे इम्यून नहीं आ पाए। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और लगभग 80% जब किसी भी कम्युनिटी में लोग जो है वो इम्यून हो जाते हैं, तब कहते हैं कि वे बाकी बचे लोगों को भी के लिए भी एक अतिरिक्त प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये अगर हम लोग माने कि देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो 80% में 105-110 करोड़ के आसपास के लोग होंगे। जो कुल जनसंख्या में अगर 80% इम्यून हो जाएंगे, तब हम लोग ये मान सकते हैं कि हम लोग ये पैंडेमिक के जो डिफरेंट पीक होते हैं, इसकी भयावहता जो होती है, उसको हम लोग खत्म करने में सक्षम हो पाए। जी बिल्कुल। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय जैसे कि एक बड़े आंकड़े पर हम पहुंचने वाले हैं, तो जिन लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अभी हाल के समय में बाहर गया हुआ था, और बाहर जाकर के यह मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य की बात हुई। वहाँ स्टेशन पर भी इस चीज की घोषणा हो रही थी, रेलवे स्टेशन पर, कि जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं कराया है वो अपना टीकाकरण करवाए। तो इतनी ज्यादा व्यापकता और इतनी ज्यादा पहुंच हो गई है कि हम लोग अब लगभग ओपन टू ऑल के नजदीक में पहुंच चुके हैं।
बहुत शुरू में जो है जिस तरह से अब चरणबद्ध तरीके में हम लोगों ने काम किया, सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे उनके लिए, फिर उसके बाद जो बुजुर्ग थे जिन पर की यह बीमारी ज्यादा घातक होती है उस पर, और फिर बाद में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उसी तरह से अब हम लोग तमाम युवाओं पर और हर आदमी को इम्यून करने के बिल्कुल नजदीक हैं। और अभी वैक्सीन की इतनी उपलब्धता है कि हर किसी को हम लोग दे रहे हैं। अभी तो हाल में ये भी बात हुई है कि अब हम लोग बहुत जल्दी हो सकता है कि ये जो 18 वर्ष से कम उम्र के भी जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो इसके ये महत्व होंगे कि लगभग जो पिछले 1-1.5-2 साल से जो बच्चे घर के अंदर में स्कूल से जो दूर रह रहे थे, हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बच्चे, उन लोगों को भी स्कूल में जाने का, उन लोगों को भी फिर से पहले की तरह से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। और फिर इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, पुनरावृत्ति की कीमत पर भी मैं फिर से इस बात के लिए को कहना चाहूंगा, ये वैक्सीन, ये जो 100 करोड़ का आंकड़ा पाया गया है जिसमें कि बहुत ज्यादा लोग 60-70 करोड़ लोग जो कि दोनों वैक्सीन ले चुके, इस बड़ी संख्या को जो हमने स्वदेशी वैक्सीन से पाया है, ये अपने आप में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाया गया एक मजबूत कदम है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस नई तकनीक के क्षेत्र में एक मजबूत कदम बढ़ाया है। ये हमारी स्वदेशी तकनीक है, यह अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है। तो जो लोग अब तक वैक्सीन नहीं ले पाए हैं वो जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर्ड करें। बल्कि मैं देखता हूँ हाल के समय में जब से जितनी लंबी जिंदगी मैंने जी है उतनी लंबी जिंदगी में इतने बड़े काम को इतने सुव्यवस्थित ढंग से निभाया गया है, जिसमें देखिए किसी भी तरह की कोई भी जो है वो गड़बड़ी नहीं हुई, किसी भी तरह से जो है वो बिल्कुल नियोजित ढंग से कहीं पर भी भीड़ भड़का नहीं हुआ। जिन लोगों का नंबर आया, इसे टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के कितने अच्छे ढंग से हम लोगों ने नियोजित किया, यह अपने आप में दूसरे गर्व की बात है। तो ये दो बड़ी बातें हैं और मैं ये चाहूंगा कि बस सब लोग बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले हैं। जैसा कि बिल्कुल कार्यक्रम की शुरुआत में आपने इस संदेश को प्रसारित किया कि कुछ देर और चलो, सफर अभी अधूरा है, हाथों में लिए हाथ चलो, सफर अभी अधूरा है। तो सफर लगभग पूरा होने वाला है और जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता है, बिल्कुल कहते हैं ना कि हाथी निकल गया है, सिर्फ पूंछ ही बाकी है। तो उस समय तक में मैं आपके माध्यम से तमाम देशवासियों को कहना चाहूंगा कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द ही हम लोग 2 वर्ष पहले की जो एक नॉर्मल जिंदगी थी, तमाम आर्थिक गतिविधियां और दूसरी तरह की गतिविधियां सामान्य रूप से चल पा रही थी, उसके हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और बस थोड़े से ही समय की बात है, वो मंजिल जरूर हमें मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर पीयूष, कई बार जैसे कहते हैं कि हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। अगर हम सेकेंड वेव की बात करें तो फर्स्ट वेव के बाद एक ऐसा वक्त आ गया था कि जब केसेस काफी कम हो गए थे और लोग बहुत रिलैक्स्ड हो गए थे, लेकिन वही स्थिति अभी भी आ रही है कि इस समय हम लोग बहुत रिलैक्स्ड हैं। फेस्टिव सीजन चल रहा है, जगह जगह भीड़ भाड़ देखी जा रही है। तो ऐसे में जबकि आपने कहा कि ज्यादातर चीजें हमने पूरी कर दी है, पहले तो हमारे पास कोई अस्त्र नहीं था, लेकिन आज वैक्सीन के रूप में एक बहुत बड़ा अस्त्र हमारे पास है और हम लोगों का बहुत तेजी से टीकाकरण कार्यक्रम भी चला रहे हैं। लेकिन फिर भी जो समय बचा है अभी, जब तक सबका वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, और ये जो फेस्टिव सीजन है जिसमें स्पेशली भीड़ भाड़ देखी जाती है, तो ऐसे में लोगों को से आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे या क्या उनको बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल वही बात कहना चाहूंगा कि हम लोग बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। मेरा ऐसा ये अनुमान है और मुझे ऐसा लगता है ये शायद आखिरी ऐसा फेस्टिव सीजन हो जिसमें कि हमें रेस्ट्रिक्शंस के साथ मनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने थोड़े और समय में पूरे जो बचे हुए लोग उनको वैक्सीनेट कर लिया और प्लस जो ये नेचुरल इन्फेक्शन के बाद लोगों में इम्यूनिटी आई है, उसके बाद शायद अगले कुछ महीनों में पूरे विश्व भर से और पूरे देश भर से यह तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शन उठा लिए जाएं, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। और हम लोग उस चीज के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। और जैसा आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि फर्स्ट और सेकेंड वेव के बीच में भी थोड़ी सी ऐसी शिथिलता आई थी लोगों में, जो लोगों ने कड़ाई से जो
प्रोटेक्टिव बिहेवियर थे, प्रोटेक्टिव मेजर से उसका पालन करना छोड़ दिया था कहीं ना कहीं, तो उसी शिथिलता की वजह से जो एक भयावह सेकेंड वेव आ गया था। तो जैसे कुछ समय पहले भी वैज्ञानिक जो हैं और तमाम चिकित्सक ऐसा आशंका जाहिर कर रहे थे कि थर्ड वेव आ सकता है। हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम सी हो गई है, लेकिन मैं फिर भी आग्रह करना चाहूंगा कि जब तक कि हम लोग पूरे देश को टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा न प्राप्त कर ले, तब तक में जो बचा खुचा भी जो इन्फेक्शन का है, जो कि अभी भी जो इन्फेक्शन स्पोरेडिकली आ रहा है, वो फिर से नए एपिडेमिक का रूप न ले ले, इस बात का ध्यान रखें। और उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो अस्त्र है हमारे पास, वो हमारे प्रोटेक्टिव बिहेवियर है। और अब हर्ड इम्यूनिटी के रूप में हमारे साथ साथ जो है वो वैक्सीनेशन भी है, ये एक अतिरिक्त अस्त्र के रूप में है। इसलिए जब तक कि हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, तब तक प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी का पालन करते हैं। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। आप भी डॉक्टर पीयूष से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800115767 और स्टूडियो का दूसरा नंबर है 01123314444 पर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। धर्मवीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं धर्मवीर जानवी दिल्ली से हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब जी मैं दो बातें पूछना चाहूंगा। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जैसे आधार कार्ड के बिना भी इंजेक्शन लगाने का ऑर्डर दे दिया, ऐसे का दिल्ली सरकार की तरफ से भी ऐसा सरकार कुछ आदेश देना चाह रही है, जैसे दीगर लोगों के लिए भी कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये जैसे ये वायरस जो नया नया रूप ले रहा है, तो हमारे ये वैज्ञानिक है उससे आगे बढ़ के कुछ उसके ऊपर और शोध कार्य कर रहे हैं। जी डॉक्टर पीयूष जी। सिद्धार्थ जी मैं उनकी आवाज थोड़ी जी, इन्होंने दो सवाल पूछे हैं। आप जी पूछिए डॉक्टर पीयूष, इन्होंने दो सवाल पूछा है। पहला सवाल इनका ये है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है या पहचान पत्र नहीं है, तो वो अपना टीकाकरण कैसे करा सकते हैं। और दूसरा, वायरस अपने स्ट्रेन बार बार बदल रहा है, अपना स्वरूप बदल रहा है, तो ऐसे में हम मतलब क्या कर सकते हैं, या हमारा जो टीकाकरण है वो कितना प्रभावी है, और आगे वायरस किस तरह से अपना स्वरूप बदल रहा है। जी सबसे पहले प्रश्न की ओर पे, जैसे अभी तक जो ये टीकाकरण जो है मूल तौर पर जो है हम लोग कोविन ऐप के माध्यम से तो ये कर रहे थे, तो कोई न किसी तरह की पहचान पत्र तो लगभग हर व्यक्ति के पास होती है। अगर किसी भी वजह से अगर नहीं उनके पास ऐसा पहचान पत्र हो पा रहा है, तो वो नजदीक के स्वास्थ्य अधिकारी से जाकर के इसके संबंध में मशवरा कर सकते हैं। जरूर उनके लिए कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि वायरस के स्वरूप को बदलने में, तो यहाँ दो शब्द हैं जिनका कि मैं विज्ञान के छात्रों और तमाम लोगों को भी के लिए भी ये बताना चाहूंगा। एक एंटीजेनिक शिफ्ट होता है और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है। यानी कि अगर जब वायरस जो है धीरे धीरे कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, तो खासकर जो कि रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, जैसे फ्लू का वायरस होता है, वो धीरे धीरे अपने स्वरूप को बदलता है और स्वरूप को बदल करके इस तरह से वो परिवर्तित होता है कि वो अपने मूल जो उसका चाल चरित्र और चेहरा रहता है उससे बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाता है। तो इसके जो आम लोगों के लिए ये मायने होते हैं कि जैसे एक बार इन्फेक्शन होने के बाद दूसरी बार जब अगर इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए इनहैंस्ड इम्यूनिटी हमारा शरीर जो है उस वायरस के अगेंस्ट में शो करता है, जो ज्यादातर रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं। तो इस तरह से अगर जैसे कि एक बार आपको सर्दी जुकाम हुई, अगली बार फिर से जब सर्दी जुकाम होती है तो वो ज्यादा माइल्डर फॉर्म में होता है। तो कोविड वाले में भी हम लोग ऐसा एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे कि ये लाइफ लॉन्ग इससे इम्यूनिटी होगी, और हुआ भी कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद जिसको डिजीज हो गई उसके बाद रिकवर कर गए, तो दूसरे बार जो इन्फेक्शन हुआ वो बहुत ही हल्की मात्रा में, वो हल्के सीवियरिटी के साथ। तो जब ये कह रहे हैं कि जब ये बार बार अपना स्ट्रेन बदल रहा है, तो स्ट्रेन ऑफ इंटरेस्ट और की बात ये होती है कि जबकि थोड़ा बहुत उसमें जेनेटिक चेंज हो जाता है, उसके जो
इन्फेक्शन के बाद जो सिम्टम्स होते हैं उसमें परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अभी तक जितने भी वेरिएंट्स आए हैं वो सभी जो मेन वाइल्ड वायरस जो हैं, जैसे हम लोग अल्फा बीटा डेल्टा ऐसे करके स्ट्रेन कहते हैं, उन सबों में उनकी प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी जो है वो बनी हुई रहती है। तो इसके लिए ये आवश्यक, इसके लिए ये जरूरी है। अभी तक ये हम सबों के लिए बड़ी ये चिंता की बात नहीं है ज्यादातर, क्योंकि वो एक बार जो वैक्सीनेशन हो या फिर चाहे वो इन्फेक्शन के बाद जो री इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी है वो बनी हुई, ये अभी भी पूर्ण तौर पर कारगर है। तो चाहे वो इम्यूनिटी अगले कुछ वर्षों में अगर बदल भी जाता है तो फिर उस समय जैसी भी चुनौतियां होंगी उसका वो पालन किया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उसका वो पालन करते रहें। जी बिल्कुल। और अब दिल्ली से अनिल जी का सवाल लेते हैं। अनिल जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे किसी व्यक्ति का सेकेंड डोज वैक्सीन ड्यू हो गया है जी, और उसी से उसकी तबीयत खराब हुई, टेस्ट कराने पे टाइफाइड निकला जी, तो वो करीब 15 दिन तो टाइफाइड का इलाज चलेगा जी। तो उसके बाद अगर मान लीजिए 1 महीना करीब लेट हो जाए वैक्सीन तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पहली डोज देने के बाद टाइफाइड फीवर हो गया है और उसके बाद वो दूसरी डोज लगवाने में कब लगवानी चाहिए, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद लगवाना चाहिए, तो ऐसे में डिले हो जाएगा, तो क्या उस डिले से कोई फर्क पड़ेगा, इस पर प्रकाश डालिए। जी, चाहे किसी भी वजह से आपके दूसरी डोज डिले हो जाए तो आप जब आपको उसका मौका मिले तब आप उस डोज को लगा लें, दूसरी डोज को। उसकी वजह से कोई भी ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी तरह की उसकी इम्यूनिटी पर कोई भी कमी नहीं आती है। ये जो डोज के बीच में गैप है, चाहे वो इस वैक्सीनेशन का के लिए हो या दूसरे वैक्सीनेशन को लेकर के हो, उन सभी भी वैक्सीनेशन में जो है वो परिवर्तन, वो मिनिमम डोज होता है। उसके बाद थोड़े डिले के बाद जो है उसकी प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा इनके सवाल का जो एक दूसरा रूप ये था कि जब इनका ड्यू डेट था तो उस समय उनको टाइफाइड हो गया। इन्होंने बहुत अच्छा किया कि वो टाइफाइड की वजह से जो है उन्होंने वैक्सीनेशन को थोड़ा सा डिले कर दिया। किसी भी एक्यूट इन्फेक्शन के समय में न सिर्फ इस वैक्सीन को बल्कि किसी भी दूसरे वैक्सीन को लेना जो है वो एडवाइजेबल नहीं रहता है। उस वैक्सीनेशन को आप तब तक के लिए आप मुलतवी कर दें, तब तक के लिए आप टाल दें जब तक कि आप उस तय डेट पर जिस वैक्सीनेशन को आपको लेना है उससे उस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन है उससे पूर्ण तौर पर क्योर ना हो जाए। जी। और कुशीनगर से मुन्ना कुमार जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ कार्यक्रम से। मुन्ना जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सिद्धार्थ सर जी, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए मुन्ना जी क्या जानना चाहते हैं। मेरे पास 2 क्वेश्चन है जी। जो पहला क्वेश्चन है कि अभी आज एक महिला टीकाकरण कराने गई, लेकिन उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी नहीं है, तो उनको वापस खाली हाथ आना पड़ा। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि जो स्पुतनिक वी है वो कितने दिनों के अंतराल में लगाया जाएगा? धन्यवाद जी। डॉक्यूमेंट्स की बात जो है ये तो डॉक्टर पीयूष हमने कर ली और आपने बता भी दिया कि उसके लिए जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके पास जाना पड़ेगा और वो इसका रास्ता जरूर निकालेंगे। बात करते हैं स्पुतनिक वी की। इसमें सेकेंड डोज के बीच में, दोनों डोजेस के बीच में कितना गैप होता है? ये स्पुतनिक के लिए अभी जो 3 हफ्ते का जो वो गैप होता है, और अभी जो है स्पुतनिक के तो बहुत जगह पर बहुत उस तरह से नहीं दिया जा रहा है। अभी तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड यही तो जो है वो बहुत ज्यादा ये दिया जा रहा है। स्पुतनिक के लिए 3 हफ्ते पर दिया जाता है, के गैप के बाद जो सेकेंड डोज है वो दिया जाता है। यहाँ जो और लोगों के लिए जो जानकारी की बात है वह यह है कि चाहे वो स्पुतनिक वाली वैक्सीन हो या कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, सारे वैक्सीन की प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी लगभग एक जैसी है। तो आपको इस चीज के फेर में न पड़े कि इसमें 3 हफ्ते के बाद होता है, इसमें 4 हफ्ते के बाद होता है, और कोविशील्ड में जो है वो 3 महीने के बाद होता है। इससे किसी भी तरह का कोई विशेष अंतर एक दूसरे के प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी या सेफ्टी को लेकर के नहीं है। जहां कहीं भी आपको जो कोई भी वैक्सीन आसानी से आपके नजदीक के केंद्र में
उपलब्ध है, सुलभ है, जरूर उसको लें और ले करके राष्ट्रीय हिस्सेदारी में और अपनी जिम्मेदारी में पूर्ण तौर पर उसका पालन करें। जी। और बड़ौद से महेश शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार महेश शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका आशीर्वाद है और आपके प्रोग्राम में हमेशा हाजिर रहने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल महेश जी, और हमें पता है कि इस कार्यक्रम से मिली जो सूचनाएं होती हैं वो आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। बताइए आज क्या जानकारी चाहते हैं? आज हम पूछना चाहते हैं जी, छोटे बच्चों के लिए टीका कब तक आएगा और उनको तीसरे वेव से कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें? जी डॉक्टर पीयूष, बच्चों के टीकाकरण को लेकर महेश शर्मा जी जानना चाहते हैं कि कब से शुरू होगा। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि एम्स में भी कोवैक्सीन के ट्रायल्स बच्चों में हुए हैं, और ज़ाइकोव डी की अगर हम बात करें कैडिला की, तो उसकी वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल गया है। तो क्या कुछ चल रहा है बच्चों के टीकाकरण को लेकर? जी, जैसा आपने बिल्कुल सही जानकारी दी कि हमारे एम्स में भी इसका एक सफल कोवैक्सीन का जो है सेफ्टी डाटा और ये आ गया है, और इसे इमरजेंसी अप्रूवल के लिए जो है जो संबंधित अथॉरिटीज हैं वहां पर ऑलरेडी अप्लाई किया गया है। और मेरा ये अनुमान है कि इससे जल्द ही कुछ ही हफ्तों में जो है इसका अप्रूवल मिल जाएगा, और इसके बाद जो है वो तमाम बच्चों को जो है उसके लिए भी टीकाकरण करने के लिए जो है वो एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी और उस तक हो जाएगा। और जब तक ये वैक्सीन नहीं लगता है तब तक बच्चों के लिए जो है वही जो गुरु मंत्र है, जो तमाम हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करते रहें। जहां कहीं भी अभी खासकर जो कि सीजनल फ्लू और उससे रिलेटेड दूसरी भी तकलीफें आ रही हैं उसमें लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो अपने आप को कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर का पालन करते रहें। ये सबसे ज्यादा अचूक हथियार है। वैक्सीनेशन भी अपना काम करेगी, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना। जी। और बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं कार्यक्रम से। रिंकी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर जैसे कोविशील्ड लगाया जा रहा है, कोवैक्सीन लगाया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है, हम केवल 2 ही वैक्सीन का नाम सुनते हैं। दूसरा एक वैक्सीन है स्पुतनिक, कुछ ऐसे नाम है उसका, तो वो क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों हम सिर्फ 2 ही वैक्सीन का सुनते हैं, और वो भी आया हुआ है तो फिर उसे क्यों नहीं दिया जाता है? धन्यवाद। जी डॉक्टर पीयूष ये जानना चाहती हैं कि स्पुतनिक वी ज्यादा जगह क्यों नहीं लगाई जा रही है? देखिए, इसका ठीक जवाब दे पाना थोड़ा सा बिल्कुल जो है इस कार्यक्रम के परिदृश्य से थोड़ा सा बाहर होएगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो कि हमारे अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन है, और ये पूर्ण तौर पर जो है वो कारगर है और सुरक्षित भी है। स्पुतनिक जो है वो मेनली जो यूएसएसआर ये जो रसिया की वैक्सीन है, और उसके बाद अभी ये जो है वो वहां पर से इंपोर्ट करके, और उसमें भी तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये दोनों वैक्सीन चूंकि ऑलरेडी हमारे पास है और अब तो वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वो तमाम लोग रजिस्टर्ड कराते हैं, उनको बड़े आराम से स्लॉट मिल रहा है। तो जो कोई भी वैक्सीन आपको या आपके आसपास के आपके परिवार के जो कोई भी सदस्य जो बचे रह गए हैं उनका जल्द से जल्द टीकाकरण कराइए, और जो जब कभी भी स्लॉट मिले ये राष्ट्रीय भागीदारी में, राष्ट्रीय जिम्मेदारी में ये भागीदार बनिए। और ये वैक्सीन भी बिल्कुल उसी तरह से प्रोटेक्टिव, ये इम्यूनिटी इस पे रहती है, और इसमें भी उसी तरह से ये पूर्ण तौर पे सुरक्षित है। जी, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर पीयूष, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपके माध्यम से तमाम लोगों से जुड़ने का मौका मिला। श्रोताओं, चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर पीयूष रंजन ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।